अभी जब मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, मैंने स्वयं माननीय शरद पवार जी को, माननीय उद्धव ठाकरे जी को, माननीय सुशील कुमार शिंदे जी को, माननीय पृथ्वीराज चौहान जी को सामने से फोन करके निमंत्रित किया। आपने फोन किया? फोन करके निमंत्रित किया जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हमें निमंत्रण ही नहीं मिला था। नहीं, मैंने स्वयं फोन करके निमंत्रित किया और उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। उनकी कोई अपनी कठिनाइयां थी, इसलिए उन्होंने कहा हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग होगा। सभी के सभी की कठिनाइयां थी, इतनी कटुता हो गई कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं वो दृश्य मुझे याद है, 2019 में उद्धव ठाकरे सीएम बने और आप उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में गए थे। मैं गया था, लेकिन कोई भी नहीं आया विपक्ष से। देखिए, आखिर हर एक की अपनी सोच होती है। मुझे लगता है कि किन्हीं कारणों से उनको आना गवारा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है। और आगे भी देखिए, भले ही विपक्ष की संख्या कम होगी, उनकी संख्या के आधार पर उनका आकलन मैं नहीं करूंगा। मैं लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को भी सुनने की कोशिश करूंगा और जो सही बात वो कहेंगे उसको मानने की कोशिश भी करूंगा। जी, लेकिन मैं कटुता की बात कर रहा था। कटुता इतनी थी इस चुनाव के अंदर कि आप पे निजी हमले हुए, आपके परिवार पर निजी हमले हुए। दुख होता है आपको इस बात का? देखिए, दुख तो होता है, लेकिन मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे पर्सनली टारगेट किया, मेरे परिवार को टारगेट किया, इससे एक नेचुरल सिंपैथी जनता के मन में मेरे प्रति तैयार हुई। हर चीज के लिए आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हो। लोगों के भी ध्यान में आया कि ये अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है, उसकी एक सिंपैथी मुझे मिली और साथ साथ मुझे एक आत्मबल भी मिला कि मुझे लड़ना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे जीतना है। तो ये जीतने का जज्बा इन लोगों ने मेरे बीच तैयार किया। तो आपको लगता है जो आपको गाली दे रहे थे वो आपका जज्बा तैयार कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ताकत मेरी खड़ी होगी। जी, कांग्रेस ने एक बात ट्वीट करी और कहा कि जो बीजेपी ने विज्ञापन दिया शपथ का, उसमें बाला साहब की फोटो नहीं थी, उसको लेकर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। साधारणतः वो जो विज्ञापन है वो सरकार का विज्ञापन था। सरकार के विज्ञापन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम तैयार किए। जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सिवा दूसरा फोटो उसमें नहीं रख सकते आप। किसी मिनिस्टर का भी फोटो रखना तो इवेंट का फोटोग्राफ हो सकता है, बाकी वैसा फोटोग्राफ नहीं रख सकते। और फोटो की बात नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में है। फोटो की जरूरत नहीं, हमारे दिल में वो बैठे। जी, शपथ के बाद आपने बोला कि आपकी भूमिका बदली है, लेकिन लक्ष्य वही है। तो लक्ष्य क्या है आपका? क्योंकि हमने तो कई सारी तस्वीरें देखी, आप गाय की पूजा भी कर रहे हैं, तो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आप बुलंद हैं। देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा तो हमारा है ही जी, हम हिंदुत्ववादी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व का मतलब एक्सक्लूजन नहीं है। हिंदुत्व को पूजा पद्धति से बांधना ये गलत बात है। हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है जो सदियों से चलती आ रही है। इसलिए दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूस सिविलाइजेशन ये हमारी भारत की हमारी सिविलाइजेशन है, क्योंकि हमारा मूल विचार ये हिंदुत्व का है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस विचार में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई होगी तो टॉलरेंस है। हमने सबको अकोमोडेट किया है, किसी की पूजा पद्धति के आधार पर हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो हिंदुत्व ये हमारी मूल भावना है, ये हमारा विचार है और यही हिंदुत्व हमको विकास की ओर ले जाता है। लेकिन आपको लगता है कि लेकिन हिंदुत्व को आपको लगता है, आपने हिंदुत्व पर जो अपनी बातें रखी हैं, पॉलिटिकल पंडित एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं, वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में
सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया, जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का। एक ये नारा डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के नहीं, खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में ये भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमवीओ को समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। जी, लेकिन उधर तो आपने जवाब दे दिया, आपने बोला अभिमन्यु की तरह आपने चक्रव्यूह भेद लिया। ये जो विभागों वाला चक्रव्यूह है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा? शिंदे जी गृह विभाग चाहते हैं और साथ साथ स्पीकर का पद भी चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा कोई चीज उन्होंने कही नहीं है, ये सारी मीडिया में ही चल रहा है। देखिए, किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए, इस पर बैठकर हम लोग फैसला कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृह मंत्रालय को लेकर? देखिए, गृह मंत्रालय हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, फाइनेंस विभाग हो, रेवेन्यू विभाग हो, जितने प्रमुख विभाग है, ठीक से हम लोग उसको। पिछली सरकार में आप गृह विभाग देखते थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने पिछले समय 5 साल मेरे पास था, उसके बाद 2.5 साल भी मेरे पास था, लेकिन सवाल कौन सा विभाग किसके पास रहेगा ये नहीं है, सरकार ठीक से चले, इसलिए इसका ठीक मुझे ऐसा लगता है बंटवारा करना चाहिए, वो हम करेंगे। अच्छा, अजीत पवार साहब और शिंदे साहब दोनों के साथ आपने काम किया है, तो दोनों में से आपको आपकी सहजता किसके साथ है, या फिर बोलूं कि जिससे आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर है? नहीं, मेरा दोनों से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। देखिए, दोनों के स्वभाव का अंतर है। शिंदे साहब का स्वभाव ये इमोशनल स्वभाव है, अजीत दादा का स्वभाव ये प्रैक्टिकल है। अजीत दादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। शिंदे जी चूंकि बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना से आए हुए हैं, तो इमोशन उनके लिए ज्यादा मायने रखती है, तो इसलिए मेरा दोनों से अपना कनेक्ट है। थोड़ा घुमा के पूछते हैं, तो डील करने में किससे आसानी है?